हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में हम लोगों ने बताया और इसका बताने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि बहुमत बहुमत क्या होता है, इसके बारे में बताया कि बहुमत को समझने के लिए आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को जानना बहुत जरूरी होता है। बहुमत तीन तरह का होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। बेसिकली आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि साधारण बहुमत होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साधारण बहुमत होता क्या है, सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पे बोला गया है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक संख्या। ये क्या होता है? बोल रहा है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक संख्या। ये कहाँ बोल रहा है? तो लोकसभा हो या राज्यसभा। लोकसभा में जाने हम लोग कि वहां वर्तमान में अभी 543 मेंबर है और राज्यसभा में 245। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक संख्या। यानी बोला जाए कि लोकसभा का अगर बात की जाए तो लोकसभा में यदि 543 टोटल अभी वर्तमान मेंबर हैं, तो उसमें जो उपस्थित अभी होंगे, जो सेशन अभी चल रहा है, मान लिया जाए मानसून सत्र चल रहा है, 3 सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक बजट सेशन होता है। तो अभी मानसून सेशन चल रहा है लोकसभा राज्यसभा में। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले, तो अभी मान लिया टोटल 245 आपका राज्यसभा में और 543 आपका लोकसभा में। तो लोकसभा में जितने भी वर्तमान में अभी सदस्य हैं, उसका उसका अभी वर्तमान में जो वहाँ उपस्थित होंगे और जो मतदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी बोला जाए जो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होंगे और मतलब वहाँ का जो प्रोसेस है, मान लिया जाए कुछ काम चल रहा है, विधायी प्रोसेस चल रहा है उसके अंतर्गत, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किस रूप में? तो वो प्रेजेंस के रूप में, और मतदान करते हैं। तो मतदान करने का और उपस्थित होने का कितना? तो आधा से अधिक संख्या होना चाहिए। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना लोकसभा में 510 सदस्य उपस्थित और मतदान में शामिल होते हैं। कितना? 510। ऐसे कैपेसिटी कितना है लोकसभा का? 543। 543 का कैपेसिटी है, उसमें से प्रेजेंस कितना होते हैं? तो 510। तो 510 अगर उसका प्रेजेंस होते हैं, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? वहां का जो विधायी प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर 510 उनका संख्या है, तो अगर हमको साधारण बहुमत का जरूरी हो, साधारण बहुमत की जरूरत हो, तो साधारण बहुमत के लिए कम से कम हमको आधे जितना जो उपस्थित है और मतदान जो करे उसका आधा से एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम आप लोगों को पिछले बातों वीडियो में भी बताया था कि साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी वर्ग या किसी भी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो साधारण बहुमत का मतलब यह हुआ कि कम से कम 16 स्टूडेंट्स उपस्थित होने चाहिए, तभी उसका क्या होगा? टोटल का साधारण बहुमत होगा। ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2/3 उसको बोल सकते हैं, उसको 2/3 वो विशेष बहुमत में फिर चला जाएगा। यदि उसमें 2/3 की बात करेंगे तो विशेष बहुमत का प्रावधान हो जाता है, लेकिन आधा से एक ज्यादा बोले तो ये आपका क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत में हो जाएगा। लेकिन के कब? उपस्थित और मतदान करने में जो उपस्थित होंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मतदान में, उन्हीं का आधा से एक ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साधारण बहुमत। जैसे 510 था, तो 510 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 255 प्लस 1 कीजिएगा, एक ज्यादा कर दीजिए तो 256। यानी बोला जाए अगर 510 उपस्थित एवं मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको साधारण बहुमत के लिए हमको कम से कम 256 सदस्य की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी लेके चलते हैं, तो राज्यसभा में मान लिया जाए कि 210 सदस्य उपस्थित है और मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 210 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 210 का आधा कीजिएगा तो 105, और एक ऐड कर दीजिए इसमें तो 106 सदस्य। यानी राज्यसभा में भी आपका 106 सदस्य क्या होने चाहिए? उसमें साधारण बहुमत के लिए इतना आवश्यक है। तो साधारण बहुमत, अब बात आया कि साधारण बहुमत जैसे कि हम लोग अभी पिछले लोकसभा में सुना कि 400 पार 400 पार, तो इसका मोदी जी का कहने का पीछे एक रीजन था।
ऐसा लोग कहते हैं, जो बीजेपी के कुछ नेता ही थे, उन लोगों ने ऐसा बोला कि 400 पार मुझे सीट दीजिए, संविधान में जो भी कुछ बातें उसको हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। तो कुछ संविधान यानी बोला जाए, सिंपल समझिए, हम लोग का जो संशोधन होता है संविधान में, अगर मान लिया जाए संविधान में कुछ बात को ऐड करना है तो उसको संशोधन करना पड़ता है, या कुछ में से कुछ अनुच्छेद को उसमें से हटाना तो भी संशोधन करना पड़ता है, उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। यानी मान लिया जाए लोकसभा में, अभी जैसे मान लिया जाए कि लोकसभा में कितना है टोटल 543, 543 का 2/3 मेजोरिटी चाहिए, किस लिए? तो विशेष बहुमत के लिए, विशेष बहुमत के लिए। तभी संविधान में प्रावधान, संविधान में जो कुछ ऐसी बातें हैं उसको हटाया जा सकता है या उसको उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये आपका साधारण बहुमत था। साधारण बहुमत के लिए सिंपली क्या चाहिए? 50% + 1 किसका? तो उपस्थित एवं मतदान, टोटल का नहीं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का, सदस्यों का हाफ से एक ज्यादा। तो ये आपका साधारण बहुमत था। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे साधारण बहुमत का प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग दोनों में देख लीजिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 में एक बिल पास लाया गया था। बिल क्या होता है तो पहले ये समझ जाइए आप लोग। विधेयक, जिसको बिल भी बोलते हैं हम लोग, तो सिंपल सुनते होंगे कि लोकसभा में बिल लाया गया है, राज्यसभा में बिल लाया गया, या विधानसभा, राज्यों के विधानसभा में बिल लाया गया। तो ये होता क्या है पहले समझिए। बिल और अधिनियम भी आप नाम सुनते होंगे, अधिनियम, एक्ट जिसको बोलते हैं। तो दोनों भी के बीच में हम डिफरेंस बताते हैं और दोनों का मतलब समझाते हैं कि क्या होता है। तो विधेयक क्या होता है? तो बोला जाता है प्रस्तावित कानून जो लोकसभा एवं राज्यसभा में पेश किया जाता है। विधेयक, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राज्यों में तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। ये तो अब संघ सरकार यानी भारत सरकार के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा हो गया ना। लेकिन राज्यों के तो क्या होते हैं, विभिन्न राज्यों का विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो वहाँ कानून, मतलब राज्यों में राज्य सूची का जो विषय होगा, वो राज्य सूची का विषय कानून कहाँ बनेगा? विधानसभा और विधान परिषद में। लेकिन संघ सूची का मतलब भारत सरकार के अंतर्गत जो भी विषय है उसका कानून बनाने का प्रावधान कहाँ की होगा? तो संसद होगा। संसद यानी बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी विधेयक, विधेयक यानी क्या होता है? तो प्रस्तावित कानून जो लोकसभा एवं राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रस्तावित कानून, थोड़ा सा समझिए, ऐसा क्यों बोला जाए प्रस्तावित कानून? क्योंकि जैसे हम मान के लेके चलते हैं कि आप घर में, एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। घर में आप कुछ पेरेंट्स के बीच में प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है? तो प्रस्ताव रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रस्तावित है अभी, मतलब वो फाइनल, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, यानी बोला जाए कि उस पर सहमति नहीं हुई है और वो मतलब लागू नहीं हुए हमारी बातों को एक तरह से। तो उस तरह से ये प्रस्तावित कानून होते हैं। प्रस्तावित कानून का मतलब यह हुआ, जो प्रस्तावित कानून होते हैं वो अभी मूल रूप से वो कानून बने नहीं है। मूल रूप से वो कानून कब बनेंगे? जब अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, और पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तब वो कानूनी रूप में उसका अमलीजामा पहनाया जा सकता है, ठीक है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हो जाता है, और पास होने के बाद, यानी पास होने का मतलब क्या समझे? पास होने का मतलब यही हुआ बहुमत। पास होने का मतलब ही होता है बहुमत। तो बहुमत बोला जाए तो बहुमत तो 3 तरह से होगा। आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि बहुमत तो 3 तरह से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो यहाँ पे कौन सा बहुमत? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिल ला रहे हैं, किस तरह का प्रावधान का जो बिल है वो लाया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। यानी बोला जाए कि जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAB 2019 में आया था। 2019 में आया था ये, 2019 से 18 ऐसे ही है एग्जैक्ट ईयर, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि क्योंकि पास हुआ था 2019 में ही है। तो CAB बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी सिंपल बोले तो नागरिकता संशोधन विधेयक। बिल बोले तो विधेयक, विधेयक का मतलब ही होता है जो अभी कानून नहीं बना है, कानूनी रूप से वो मूल रूप से कानून नहीं बनाया। कानून बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो विधेयक होता है। यानी अगर बाई द वे आपको कानून बनाना है तो कानून कहाँ से बनेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति से उस पर साइन होगा, तभी वो कानूनी रूप उसका प्रदान किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उसका स्टेप क्या होता है? स्टेप होता है कि उस जिसको आप मतलब यानी बोला जाए प्रस्तावित जो कानून है, उस प्रस्तावित कानून को सबसे पहले आप लोकसभा में रखिए या राज्यसभा में, कहीं भी आप ला सकते हैं।
लोकसभा से यदि पास हो जाता है तो आप राज्यसभा की सहमति उस पर लीजिए, यानी राज्यसभा से भी पास होना पड़ता है। अब बात है कि पास होने का मतलब साधारण विधेयक, सॉरी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन यहाँ पे किस तरह का समर्थन, तो ये डिपेंड करता है। जैसे नागरिकता संशोधन बिल था तो इसमें साधारण बहुमत से ही पास हुआ था, साधारण बहुमत से ही था, ठीक है। अब ये भी बात बताएंगे कि साधारण बहुमत ही क्यों, विशेष बहुमत ही क्यों, ये आगे चर्चा किया जाएगा। जिस तरह से आगे आप लोग को मैं बताऊंगा जब संसद पढ़ाऊंगा तो इसमें जरूर बताऊंगा डिटेल से। लेकिन अभी मैं इसका चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विधेयक बता रहा हूँ इसीलिए। तो विधेयक में, विधेयक जो होते हैं, विधेयक लाया गया लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति से उस पर मुहर लग जाएगा, यानी मुहर यानी बोले तो सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर हो जाएगा तभी वो अधिनियम बन पाएगा, एक्ट बन पाएगा। जैसे ये CAB है तो 2019 में आया था, लेकिन जब ये पास हो गया था तो CAA बन गया। CAA का मतलब क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले बिल था, पास नहीं हुआ था, यानी प्रस्तावित कानून था लोकसभा और राज्यसभा में आने के लिए, तो आ गया अब कहाँ, लोकसभा में। तो लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो गया, यानी लोकसभा से साधारण बहुमत से पास हो गया और राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास हो गया। तो अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया था, अब कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी का इस पर सिग्नेचर हुआ तो ये फाइनली क्या बन गया, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, यानी मूल रूप या क्या, कानून बन गया। अब थोड़ा सा समझिए, पहले विधेयक था तो आप इसका उल्लंघन कर सकते थे, लेकिन अब ये एक्ट बन गया तो ये कानूनी रूप में आ गया। अब इसका आप वायोलेशन करते हैं तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध होगा। मतलब यह हुआ कि दंडनीय अपराध करने का मतलब यह हुआ कि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए आपको दंड का भी भुक्तभोगी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा विधेयक तो प्रस्तावित कानून है, वो कानून है ही नहीं। तो आपका ये हो गया आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी बोला जाए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, इस सब में जो आपका अल्पसंख्यक जो है, हिंदू धर्म हो गया और सिख धर्म है, तो इन लोगों को भारत लाने की बात की गई थी। और 2014 के पहले जो लोग आ गए उनका नागरिकता मिलने भी लगा है अभी भारत में, इसी एक्ट के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसको मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा अभी बाद में, क्योंकि अभी इसका चर्चा इसलिए क्यों किए क्योंकि विधेयक बता रहे हैं। अब अधिनियम क्या होता है, तो अब यहाँ पे समझिए, पहले ही बता चुके हैं कि जब विधेयक क्या हो जाता है, पास होके राष्ट्रपति से उस पर सिग्नेचर हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम क्या बोले, प्रस्तावित कानून जो लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वह अधिनियम या कानून बन जाता है। समझ गए। तो जब ये विधेयक पास हुआ लोकसभा में और लोकसभा से राज्यसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, और फाइनली इस पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो गया तो वो अधिनियम बन गया, यानी एक्ट बन गया, एक्ट बन गया। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, और इसमें एग्जांपल से मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में हुआ था महिला शक्ति बंधन अधिनियम, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा विधानसभाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए तय किया गया है, यानी 33% सीटों का क्या होगा, आरक्षण होगा महिलाओं के लिए, कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में। ये महिला शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा 2023 में जो पारित किया गया था। तो अधिनियम कैसे बना, पहले वो लोकसभा में बिल के रूप में आया था, यानी विधेयक के रूप में आया था, फिर राज्यसभा में आया। दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति जी का उस पर सिग्नेचर हो गया तो फाइनली क्या बन गया, वो अधिनियम बन गया। यानी उसको फिर क्या बोलेंगे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। पहले क्या आया था, किस रूप में आया था, तो नारी शक्ति बंधन विधेयक, लेकिन जब वो पास हो गया तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बोलेंगे, यानी अब फाइनली कानून बन गया। मतलब अब उसका जो फॉर्मूला है उसका 2029 से लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जनगणना होना है, जनगणना हो जाएगा, जनगणना के द्वारा पता चल जाएगा कि हर क्षेत्र में, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में इतना मतदाता बढ़े हैं, जो क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही आपका लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण कब होगा, जब जनगणना होगा, और जनगणना के बाद फाइनली डेटा आएगा तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, और डिलिमिटेशन कमीशन जब गठन हो जाएगा
तो फाइनली डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वही आपका लोकसभा के क्षेत्रों और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करता है, वो आपका पॉपुलेशन के आधार पर करता है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में बताया जा रहा है साउथ इंडियन जो है जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो जनसंख्या है उत्तर भारत के रेस्पेक्ट में यानी बिहार झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में बहुत उधर कम है, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी और स्टालिन साहब, वो वहाँ के जो नागरिक हैं यानी बोला जाए तो वहाँ का जो निवासी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, उन लोगों को बोले हैं कि आप लोग जो 2+2 का जो फॉर्मूला है यानी हम दो हमारे दो, इससे आगे बढ़िए आप लोग। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, इसकी वजह से उनका चिंता है। क्योंकि लोग अभी जब परिसीमन आयोग होगा तो जनसंख्या में उत्तर भारत में ज्यादा लोकसभा का सीटों का ज्यादा गठन किया जाएगा, यानी लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में दक्षिण भारत में कम होंगे, तो उनका इस बात का चिंता है कि दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व यदि संसद में कम होगा तो हमारी जो आवाज है दक्षिण भारत का वो कम होगा। इसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा मतलब अपने वहाँ का जो लोकल लोग हैं वहां से अपील किए हैं। ठीक है, तो ये था साधारण बहुमत। साधारण बहुमत हम लोग समझ गए, और ये आपका विधेयक समझ गए, अधिनियम समझ गए। अब साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक कहीं भी आया जा सकता है, यानी साधारण विधेयक लोकसभा में पारित की लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि मान लिया जाए कि लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में साधारण विधेयक को गतिरोध हो गया, गतिरोध का मतलब यह हुआ वो पास नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध हो जाता है तो इस केस में होता क्या है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध होता है तो उस केस में जो राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का ऐलान करेंगे। संयुक्त सत्र का ज्वाइंट सेशन, यानी दोनों को एक जगह बैठाएंगे और दोनों को एक जगह बैठा के उसका जो अध्यक्षता लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो करेंगे, और उसके बाद उस कानून पर सहमति, उस विधेयक पर सहमति दिलाएंगे, और सहमति होने के बाद वो अधिनियम के रूप में बन पाएगा। तो इस तरह से प्रावधान किया गया था। तो हम लोग ये समझ गए साधारण बहुमत के केस में।